नमस्कार दोस्तों। आज एक बहुत ही संगीन मैटर के ऊपर हम बात करने वाले हैं और आपका अटेंशन उसकी तरफ लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हिंदुस्तान जो हिंदुओं को 1947 में ये बोलकर दिया गया था कि हिंदू आप यहां रहेंगे, मुसलमान पाकिस्तान और बांग्लादेश में जाएंगे। लेकिन आज हिंदुस्तान में हिंदू ही सेफ नहीं है। हर रोज जो न्यूज़पेपर्स हैं वो भरे हुए हैं। न्यूज़पेपर में एक ही न्यूज़ है कि इतनी लड़कियां गायब हो गई हैं, मिसिंग है और इतनी लाशें मिल रही हैं। ये हर रोज के न्यूज़पेपर कटिंग्स हैं जो आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। भरा पड़ा है कि लड़कियां मिसिंग है या लाशों के वहां पे गुमशुदा लाशें मिल रही हैं हर जगह पर। ये सिर्फ दिल्ली के एरिया का बता रहे हैं हर रोज की न्यूज। ये हो क्यों रहा है? ये लड़कियां गायब कहां हो रही हैं और जो लाशें मिल रही हैं ये किसकी मिल रही हैं? इसके ऊपर बात करेंगे और इसके ऊपर यह भी बात करनी जरूरी है कि अब हमें इंडिविजुअल लेवल पर क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट क्या करना चाहिए और बाकी का जो पूरा सिस्टम है इसको चेंज करने के लिए क्या करना चाहिए। क्या हिंदुस्तान में हिंदू अपने आप को सेफ फील करता है? ये मुद्दा इतना बड़ा इंपॉर्टेंट बन चुका है और इसके ऊपर कोई बात ही नहीं कर रहा। इसलिए आज मैंने इन्वाइट किया एमके शुक्ला जी को। ये यूपी गवर्नमेंट के अंदर ऑलरेडी जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पर काम कर चुके हैं, किताबें लिख चुके हैं और एक बहुत ज्यादा गहरी इनकी समझ है इस टॉपिक के ऊपर क्योंकि काम किया हुआ है। और ये आज पूरा मुद्दा ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है और इसके पीछे इन्वॉल्व कौन है, इसकी डिटेल में बात करेंगे। तो शुक्ला जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग टुडे। थैंक यू। शुक्ला जी, अब आपने देख लिया कि प्रॉब्लम मैंने आपको दिखाया अभी कि सारी जो पेपर है हर रोज का भरा पड़ा है, पूरे पूरे पेजेस के ऊपर मिसिंग गर्ल्स की न्यूज आती है और साथ में लाशें भी मिल रही हैं। ये दोनों चीजें मुझे समझ नहीं आ रहा कि व्हाई इट इज हैपनिंग। और जो लाशें मिल रही हैं वो ये भी पता नहीं लग रहा कि है किसकी। भाई अगर दिल्ली में लाशें मिल रही हैं, समझ नहीं आ रहा किसकी है, दैट मींस किसी और स्टेट से आए हैं। और जो दूसरे स्टेट्स हैं जब वहां पे न्यूज देखते हैं तो वहां पर भी मिसिंग गर्ल्स की रिपोर्ट है और लाशें वहां भी मिल रही हैं। यानी कि अगर ओडिशा का आदमी है उसे मारकर दिल्ली फेंका जा रहा है और दिल्ली वाले को फेंक कर वेस्ट बंगाल में फेंका जा रहा है। ऐसा क्यों? जी सुमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत अच्छा विषय आप लेकर के आए हैं। मैं आपके चैनल को बहुत दिनों से फॉलो कर रहा हूँ, देख रहा हूँ और आप एक रोज एक नया और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेकर के आते हैं, इस बात की मुझे बहुत खुशी है। और ये जो आप आज विषय लेकर के आए हैं, इस विषय को लेकर मैं स्वयं भी बहुत चिंतित हूँ, क्योंकि मैं बराबर ये देख रहा हूँ कि पहले यदा कदा हफ्ते में एक बार या दो बार ऐसी खबरें आया करती थी, लेकिन इधर तो जैसे बाढ़ सी आ गई है। डेली पेपर्स में इसी तरीके की न्यूज आ रही है कि इतनी लड़कियां गायब हो गई हैं और इतनी लाशें यहाँ पर दिल्ली में पाई गई हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि जो भी जागरूक शहरी होगा उसके मन में ये चिंता होना स्वाभाविक है कि आखिर डेली ये लड़कियां कैसे गायब हो रही हैं। एक बहुत ही गंभीर चिंतन का विषय है। और दिल्ली जो हमारी राष्ट्रीय राजधानी है, जहां पर कि हमारा पूरा प्रशासन है, शासन है, पूरे देश का शासन है, जहां पर हमारे देश की प्रथम नागरिक स्वयं महिला है और वो उनका आवास है, उस शहर में रहते हुए उसी शहर में जब ऐसा होगा तो पूरे देश में कहाँ कहाँ क्या स्थिति होगी। क्योंकि देखिए सारे अखबार तो हम लोग पढ़ नहीं पाते हैं, देख नहीं पाते हैं। तो प्रदेशवार और शहरवार, जिलेवार कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है इसकी जानकारी तो उपलब्ध नहीं हो पा रही है। लेकिन जो दिल्ली ही इतनी बड़ी शंका का उत्पन्न कर रही है कि आखिर इतनी लड़कियां कैसे गायब हो रही हैं और कहाँ जा रही हैं। और मैंने जो ये नोटिस किया है वो ये नोटिस किया है कि ये जो लड़कियां गायब हो रही हैं, ये एक सोची समझी साजिश के तहत ये काम किया जा रहा है। क्योंकि इसमें मुख्यतः वह वर्ग निशाने पर है जिसकी कोई से नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है, जो कहीं जाकर के अपनी शिकायत ज्यादा दर्ज नहीं करा सकते हैं, कोई तूफान नहीं मचा सकते हैं और उनकी लड़कियां गायब हो जाती हैं और मात्र एक एफआईआर करके उनको शांत रह जाना पड़ता है। और चूंकि पुलिस पर कोई ऊपरी दबाव नहीं होता है तो पुलिस विभाग भी मात्र उनकी एफआईआर दर्ज करके और पेपर में उसकी न्यूज छाप के शांत होकर बैठ जाता है। मैं पिछले 10 वर्षों से मैं दिल्ली में इस चीज को वॉच कर रहा हूँ और मुझे तो कहीं कोई ऐसी न्यूज नहीं मिली कि जिसमें मैंने ये देखा हो कि हाँ फला जगह पे लड़की गायब हुई थी
उसकी हमारी टीम ने ऐसे ऐसे किया, उसको ऐसे ऐसे बरामद किया। इस तरह का कोई भी समाचार मुझे उसके काउंटर में मुझे नजर नहीं आ रहा है। मैं बराबर देख रहा हूँ कि लड़कियां बराबर डेली गायब होती चली जा रही हैं। अच्छा, इतना ही नहीं, हफ्ते में एक दो बार ये घटनाएं होती थी, अब डेली आम हो गई हैं। और जो हाँ एक दो लड़कियां गायब होती थी, अब तो पूरा पूरा पेज भर के मैंने आपने अभी दिखाया, पूरे पूरे पेज में उनकी जो है न्यूज आई हुई है, पूरे विज्ञापन छपे हुए हैं फुल पेज पर कि इतनी इतनी लड़कियां डेली गायब हो रही है। इसी के साथ एक और चौंकाने वाली खबर है, और मुझे आश्चर्य होता है कि ये समाचार पत्र तो हर जगह जाते हैं, हर बड़े अधिकारी के पास, हर सरकार के मंत्री के पास, सबके पास जाते हैं। क्या वो ये देखते नहीं है ये वाला पेज? क्या उनकी दृष्टि इस पर नहीं पड़ती है? यदि पड़ती है तो इस पर क्या निर्णय लिया जाता है, क्या कार्रवाई की जाती है? इसके बारे में कोई उल्लेखनीय चीज अभी देखने में सामने नहीं आ रही है। ये लाशें मुख्यतः, जैसा कि आभास हो रहा है, जो उसमें न्यूज में आता है, कटिंग्स में मैंने देखा है पेपर में, कि वो ऐसा तो नहीं लगता है कि हर जाति या हर उस धर्म के लोगों की उसमें लाशें हैं। क्योंकि कुछ जातियों में कुछ ऐसे शरीर पर चिन्ह होते हैं कि जिनसे पता लग जाता है कि ये फला धर्म की लाशें हैं। ऐसा उल्लेख भी नहीं मिलता है, तो जिससे ये पता लगता है कि निशाने पर केवल और केवल क्या एक ही धर्म को लिया जा रहा है, क्या एक ही धर्म को टारगेट किया जा रहा है, क्या ये जो लड़कियां गायब हो रही हैं क्या एक ही धर्म की गायब हो रही हैं? ऐसा क्यों किया जा रहा है? और इसके करने के पीछे आखिर वो कौन शक्तियां हैं, वो कौन लोग हैं जो इस घटना को, इस कार्य को अंजाम दे रहे हैं? और साथ ही प्रश्न चिन्ह उन अधिकारियों पर भी है जिनके ऊपर इन घटनाओं को रोकने की जिम्मेदारी है। देखिए, हम जब से हमारे मोदी जी आए हैं, मोदी जी के आने के बाद से देश में एक आमूल-चूल परिवर्तन हुआ है, बहुत से क्रांतिकारी कार्य हुए हैं, और हमारे देश ने विदेशों में ख्याति अर्जित की है। हम आज गर्व से सीना उठाकर चलते हैं, विश्व में हमारा नाम है, हमारी पहचान है। ऐसे समय में यदि यह घटनाएं तूल ऐसे पनपती जाएंगी, तो हमारे साख पर, हमारे देश की साख पर, हमारी सरकार की साख पर कितना धब्बा लगेगा, यह विचारणीय प्रश्न है। इसलिए इस चीज पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि इन घटनाओं को तत्काल रोका जाए, उन पर तत्काल लगाम लगाई जाए, और यह जानकारी प्राप्त की जाए, खोज की जाए कि ये कौन लोग हैं, और उन्हें समय रहते दंडित किया जाए, ताकि भविष्य में इन घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। सर, मैंने कल एक न्यूज देखा कि एक रैकेट था, जो एक ही कम्युनिटी के लोग थे, मुसलमान कम्युनिटी के, सीधा बोलता हूं, क्योंकि रमजान का पावन महीना चल रहा है, तो इसके अंदर ये काम ज्यादा बढ़ जाते हैं। वहां पर रैकेट को पकड़ा गया, वहां पर लड़कियां ये क्या करते थे, अगवा करते थे। अगवा करने के बाद उन्हें नशे की गोलियां दी जाती थी, और उसके बाद उनको दूसरे स्टेट्स में बेच दिया जाता था। वो रैकेट को पकड़ा गया और लड़कियां नशे के उसमें थी, उनको लेकर उनके घरों तक पहुंचाया गया, और यह काम बहुत सालों से चलता आ रहा था। ये 23, 40, 24 लड़कियां थी जो यंग एज की, जिन्हें बचाया गया है, जो मैंने आपको क्लिप्स दिखाए अभी। लेकिन सर, जब हमें मालूम है कि इस कम्युनिटी का एक ही मकसद है कि हिंदू लड़कियों को अगवा कीजिए, उन्हें दूसरे स्टेट्स में भेज दीजिए, और उनके बाद क्या कुछ उनके साथ किया जा रहा है, अब आपको मालूम है कि इतनी दरिंदगी उनके साथ की जाती है, और बाद में उनको काट कर फेंक भी दिया जाता है अगर वो कन्वर्ट नहीं होती हैं। आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं हमारे जो कोर्ट सिस्टम है वो भी इनको और बढ़ावा दे रहे हैं? जैसे अभी रिसेंटली आपने हाई कोर्ट का एक जजमेंट देख लिया, जहां पर एक छोटी लड़की को कपड़े फाड़े गए, उसके अंगों को टच किया गया, और जज साहब ने बड़ी बेशर्मी से बोल दिया, कपड़े तो फाड़े हैं, थोड़ी सी छेड़खानी तो करी है, रेप थोड़ा ना कर दिया है। और सुप्रीम कोर्ट में जब केस को ले जाने की कोशिश की गई, उन्होंने ये बोलकर बाहर फेंक दिया कि हमें लेक्चर करने की जरूरत नहीं है, आपकी केस की सुनवाई भी नहीं की जाएगी। यानी कि नुपुर शर्मा के केस में आप लेक्चर दे सकते हैं, लेकिन आप खुद लेक्चर सुन नहीं सकते। ये तो बेशर्मी हमारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से है। और जहां पर एक 15 साल की लड़की का जिसका रेप हुआ है, वही एक मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से, और पॉस्को के अंडर केस दर्ज किया गया, और जज साहब ने बोल दिया बड़ी बेशर्मी से कि उम्र कैद की सजा बड़ी लंबी है, 10 साल की सजा सही रहेगी, और उसको 2-3 साल के बाद बरी भी कर देंगे। सर, अगर इस तरह से होगा तो ये चीजें बढ़ावा नहीं मिलेगी उस कम्युनिटी को? भाई यहां पे सुनवाई तो है नहीं, करते रहो। जी, बिल्कुल सही बात कही आपने सुमित जी।
मैं आपको बताऊं, जो घटना अभी आजकल सुर्खियों में बनी हुई है हाई कोर्ट के एक माननीय जज को लेकर के, उसी के तहत एक बहुत ही अच्छी खबर मुझे मिली है अभी, हाँ, अभी जस्ट 2-4 मिनट पहले, कि हमारी प्रथम नागरिक आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी जो हमारे राष्ट्रपति हैं, वह एक सम्मेलन में उनको आमंत्रित किया गया। इसी जो आगे जो विधिक व्यवस्था है, जो इससे संबंधित कोई संस्थान था, उसमें उनको आमंत्रित किया गया था। और उसमें उन्होंने यह इशारा किया है कि जिस प्रकार से आईएएस और आईपीएस की भर्ती होती है, क्या उसी प्रकार से इन जजों की भर्ती परीक्षा लेकर नहीं की जा सकती है। अभी देखिए, ये कितनी बड़ी बात है कि हमारे देश के प्रथम नागरिक, हमारी आदरणीय राष्ट्रपति जी अपनी व्यथा को कितने सुंदर ढंग से व्यक्त कर रही हैं कि ये जो सिस्टम चल रहा है, जो कॉलेजियम सिस्टम चल रहा है, ये क्या उचित है। इस पर हमारी सरकार को ध्यान देना चाहिए। अब देखिए, सरकार के पास भी क्या है कि बहुत सारे विषय होते हैं। आप जानते हैं, हम चारों तरफ शत्रुओं से घेरे हुए हैं, हर तरफ हमको अपनी निगाह रखनी है। लेकिन जो हमने जिन एजेंसियों को, जिन अधिकारियों को ये जिम्मेदारी सौंपी हुई है, ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो इस चीज पर प्रस्ताव बनाए, लेकर सरकार के सम्मुख आए, कैबिनेट के पास आए, उनको उसके सामने रखें और उस पर हमारी सरकार निर्णय ले। तो ये उन लोगों का कर्तव्य जो उनको करना चाहिए। जहां तक न्याय व्यवस्था की बात है, आपने बहुत अच्छी बात कही। अब चूंकि ये तो एक विषय ऐसा है कि जिसपे अलग से काफी समय लगेगा बात करने के लिए, फिर भी मैं संक्षेप में, चूंकि न्याय व्यवस्था की बात आई है, तो मैं कहना चाहता हूँ कि आपको अगर याद होगा कि जिस समय ट्रंप जब पहली बार जब राष्ट्रपति बने थे अमेरिका के, और भारत वर्ष के दौरे पे जब दिल्ली आए थे, उस समय यहाँ पर कुछ दंगे भड़के थे। और उन दंगों में एक फोटो अखबारों में बहुत ही खास करके आई थी कि जिसमें एक बंदा एक पुलिस वाले के माथे पे सामने से पिस्टल लगाए हुए था। इस सबूत के बाद भी, इस वीडियो के बाद भी आप उसको सजा नहीं दे पाए। इसके बाद भी कुछ पार्टियां उसको अपने चुनाव में प्रत्याशी बनाती हैं। तो ये हमारी न्याय व्यवस्था क्या है। मैं इस न्यूज को मैं बराबर वॉच करता हूं, क्योंकि मैंने उन दंगों को देखा है। पहली बात कि उन दंगों को कंट्रोल करने में 3 दिन लग गए। हमारे देश की राष्ट्रीय राजधानी में एक छोटे से क्षेत्र में दंगा हो रहा है, पूरे शहर का दंगा नहीं था, लेकिन उस दंगे को कंट्रोल करने में आपको 3 दिन लग गए। किसकी लापरवाही है, कहां पर ढिलाई है, क्या कमी है। ये ज्वलंत विषय है, ज्वलंत प्रश्न है। इसका समाधान किया जाना चाहिए। आपको याद होगा जिस समय ताजमहल होटल मुंबई में आतंकवादियों ने हमला किया था, उसको कंट्रोल करने में आपको 3 दिन लग गए थे। आखिर हमारी एजेंसियां क्या कर रही हैं, आखिर हम इतने ढिलाई हमारे अंदर क्यों है। आखिर सीमा हैदर पाकिस्तान से चल के नेपाल के रास्ते हिंदुस्तान में कैसे आ गई। अगर सीमा हैदर आ गई तो क्या हम वहां से भेजे गए और आतंकियों के आने की संभावना से क्या हम उसको नकार सकते हैं। हम कतई नहीं नकार सकते हैं। तो ये ऐसे ज्वलंत विषय हैं। हम देखिए, हम सरकार के बहुत बड़े प्रशंसक हैं, हम मोदी जी के बहुत बड़े प्रशंसक हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम गलत बातों को भी नजरअंदाज कर जाएं या गलत बातों को भी हम उसको न करें, क्योंकि गलत बातों को निकाल के उनको समाधान करना भी हम आम नागरिकों का कर्तव्य है कि हम उन चीजों की ओर इंगित करें कि देखिए यहाँ पर ये कमी है, यहाँ पर ये गलती है। एक मैं आपको घटना बताऊं, पेपर में आया, कहीं चेन्नई या इंदौर कहीं की बात है, जहां पर एक जासूस पकड़ा गया है अमेरिका का, आईएसआई का। वो जासूस वहां पे होटल चला रहा है 25 साल से। 25 साल से वो व्यक्ति हिंदुस्तान में रह करके पाकिस्तान का जासूस रह रहा है, शादी कर ली है, रिश्तेदारियां बना ली हैं, बच्चे हो गए हैं, और वो यहाँ पर होटल चला रहा है। तो इसमें कहीं ना कहीं आम नागरिक की भूमिका भी बनती है कि आप सतर्क रहें, सचेत रहें और अपने चारों तरफ देखें, और यदि कोई इस प्रकार की चीज आपके संज्ञान में आती है तो उसे एक सही प्लेटफॉर्म पे, सही जगह पे आप उसको सूचित करें, उसको अवगत कराएं। इसके लिए जरूरी है कि सरकार की ओर से भी कुछ ऐसी व्यवस्था बनाई जानी चाहिए जिसमें कि व्यक्ति निर्विघ्न होकर के, क्यों मैं इसलिए कह रहा हूं कि देखिए, एक व्यक्ति था जो जिसका जयपुर में जिसकी हत्या हुई थी, उदयपुर में, जो टेलर था एक,
उसने कोई बात कहीं पे कही कन्हैया थी। लाल। अब उसके कन्हैया लाल, अब उसके लिए वो मालूम पड़ा कि साहब वो कराची और जाने कहाँ कहाँ से जो है दुबई और कहाँ कहाँ से सब करके उसको जो उसका लग के मर्डर कर दिया गया। तो आदमी यदि कोई ऐसी सूचना पाता भी है तो उसको कहीं आगे पास ऑन करने में वो घबराता है। क्यों? क्योंकि उसको भी अपनी जान का भय है। यदि नूपुर शर्मा जी ने कुछ बात कभी भावावेश में कह दी तो उसके लिए दुबई से, पाकिस्तान से, कई कई जगहों के माध्यम से उनके मर्डर के उनको धमकियां दी जाने लगी। तो सरकार को इस प्रकार की कोई व्यवस्था गोपनीय बनानी चाहिए। मैं बताऊं आपको, मैंने एक बार देखा, मैं कार से कहीं से मैं जा रहा था, तो मैंने देखा मेरे बगल से एक कार निकली जिसमें 5-6 लड़के बैठे हुए थे और पिछली सीट पर 2 लड़कों के पीछे एक लड़की बैठी हुई थी जो कि निश्चेष्ट अवस्था में थी, जैसे उसे कोई बेहोश कर दिया गया हो। अब चूंकि मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा था, मैं उसमें मैसेज नहीं कर सकता था, लेकिन कोई व्यवस्था यदि ऐसी हो कि हाँ बाद में हम उसको सूचित कर दें कि इस नंबर की गाड़ी थी जहाँ पे मैंने इस संदिग्ध अवस्था में देखा है, और मेरी वो यदि वो जानकारी गुप्त रखी जाए तो मैं समझता हूं कि इस प्रकार से आपको बहुत सी सूचनाएं मिलनी शुरू हो जाएंगी। तो मेरा इस सरकार से अनुरोध है कि आप ऐसी किसी व्यवस्था को स्थापित करिए, उसको मजबूत करिए कि एक आम शहरी, आम नागरिक इस प्रकार की सूचनाओं को आप तक पहुंचा सके और आप उसको गोपनीय रखते हुए उस पर एक्शन ले सके। ये हम सबकी जिम्मेदारी है, क्योंकि देखिए बेटी किसी एक की नहीं, बेटी हम सबकी है। भारत वर्ष की बेटी है। एक किसी चाहे गरीब की ही बेटी क्यों ना हो, वो भारतवर्ष की बेटी है। यदि कोई गरीब का किसी का बच्चा मरता है, तो मैं गया था, मैंने देखा था रामेश्वरम में, मैंने उनकी वो झोपड़ी देखी थी जो हमारे अब्दुल कलाम साहब जो इतने बड़े राष्ट्रपति भी हुए, इतने बड़े वैज्ञानिक हुए, मैंने उनकी झोपड़ी देखी है। वो छोटे से बच्चे थे, कैसे अखबार बेच के अपनी पढ़ाई उन्होंने पूरी की। तो एक गरीब का बच्चा भी ऐसा नहीं हमारे देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, हमारे देश का राष्ट्रपति भी बन सकता है। तो हमारे लिए गरीब का बच्चा भी महत्वपूर्ण है, गरीब की बेटी भी महत्वपूर्ण है। आज एक गरीब घर की बेटी हमारे देश की राष्ट्रपति बनी बैठी हुई है। तो हमारे लिए हर नागरिक, हर बेटी, हर बेटा बहुत महत्वपूर्ण है, और हमारा दायित्व होना चाहिए कि हमें उन सबकी रक्षा करनी है। सर बिल्कुल सही कहा आपने कि हम सबका भी एक पैटर्न है। हम देखते हैं कि हमारा घर सेफ है, साथ वाले की लड़की अगर उठाई गई सानू की, ये सानू की वाला जो मैटर है हमारे हिंदुओं के अंदर, तभी उनकी हिम्मत पड़ रही है। एक तो हमारी जो बजदुली, जो ना बुजदिल लोग हैं, हमारे लोग, हमारी कम्युनिटी के लोग, जिसके कारण उनकी हिम्मत बढ़ती है। ऊपर से जो पूरी व्यवस्था है, जो कोर्ट सिस्टम है, वो भी उनको सपोर्ट कर रहा है। वो कहते हैं भाई कपड़े तो फाड़े हैं, क्या करती है अभी। और वो भी सबूत थे, लोग जो वहां से पास कर रहे थे वहां पे, जैसे जबकि इस केसेस में आपको सबूत नहीं मिलते हैं। यहां पर सबूत थे, बाई स्टैंडर्ड्स थे, जिन्होंने बोला कि यस हमने देखा है, लड़की चीख रही थी, और हाई कोर्ट का बेशरम जज ये बोल देता है कपड़े ही तो फाड़े हैं, क्या फर्क पड़ गया। तो सर ऐसी बातें होने के कारण उनकी जो हिम्मत है मुसलमानों की वो और बढ़ जाती है। वैसे भी आजकल तो रमजान का बड़ा ही पावन महीना चल रहा है, जहां पर उन्हें उनकी किताब उनको इजाजत देती है कि आप ये काम कर सकते हैं, इससे अल्लाह खुश होगा। तो वो तो अल्लाह का काम कर रहे हैं, आप क्या काम कर रहे हैं? आपने अपनी कम्युनिटी को बचाने के लिए क्या किया? बट जो कोर्ट सिस्टम है आपके सामने है, कोलिजियम के ऊपर बात चल रही है, और ये अब सरकार क्या करेगी वो बात की बात है। बट कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं है कि जो हमारी सरकार है उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट जारी नहीं होता है कि हम इसे नहीं होने देंगे, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे? कहीं ना कहीं होम मिनिस्ट्री की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट नहीं है ओपनली कि नाउ वी आर गोइंग टू टेक अ स्ट्रिक्ट एक्शन अगर कोई पकड़ा गया। और भाई मैंने एक बार वीडियो बनाया था कि अगर आपको, जैसे चाइना में है, यहां पर किसी ने ऐसी हरकत की हो, सबसे पहले उसका लिंक काट देते हैं कि ताकि इनकी जन्नत ही कैंसिल हो जाए, ना यहां पर वो एंजॉय कर सके ना ऊपर जाकर। क्या आपको ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए इन दरिंदों के साथ? और क्या होम मिनिस्ट्री चुप बैठी है? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए पिछले 6 दशकों में हिंदुस्तान में जो कुछ भी हुआ उससे हम सब तब वाकिफ हुए कि क्या क्या हुआ जब इस सरकार ने आकर के हमें उसके बारे में बताया। वरना तो हमको पता ही नहीं चलता कि धीरे धीरे कैसे हिंदुस्तान वक्त के हाथों में जा रहा है, कैसे धीरे धीरे हिंदुस्तान के ऊपर क्या चीज लादी जा रही है, वर्शिप एक्ट, और इस तरह से न जाने क्या क्या चीजें कब कर दी गई कि जिसको कि हम लोग जान ही नहीं पाए। हमारे यहाँ तक कि मैंने एक वीडियो देखा जिसमें दिखाया जा रहा था कि एक कुछ इस प्रकार के लोग बैठे हुए थे
और उसमें ये बताया गया था कि ये जो हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं, इनमें मिलावट की जा रही है, कुछ उल्टी सीधी बातें लिखी जा रही है, ताकि हम अपने धर्म से विमुख हों, हम अपने धर्म को पसंद न करें। और जैसे कि आपने अभी केरला फाइल्स में देखा, केरला फाइल्स में उन लड़कियों ने जो स्कूल गोइंग गर्ल्स हैं, स्कूल गोइंग गर्ल्स हैं, आपस में दूसरी लड़कियों को मोटिवेट कर रही हैं कि तुम्हारे यहाँ क्या है, कुछ नहीं है, हमारा देखो कितना अच्छा है। तो आप ये देखिए कितनी जड़ें कितनी गहरी हैं, किस एज ग्रुप तक इनको ला दिया गया है। तो ये इतना गंभीर चिंतन का विषय है। अच्छा, इसी विषय पे एक फिल्म आई थी मर्दानी एक मर्दानी दो, उसकी रानी मुखर्जी जी की, आपने शायद देखी होगी। उसमें जो किडनैपिंग वाली लड़कियों वाली बात है इसमें दिखाई गई थी। इसमें एक सीरियल आया हुआ है खाकी करके, जिसमें बंगाल चैप्टर में आपने देखिए तो उसमें कैसे लोग गायब हो रहे हैं, उनके साथ क्या क्या किया जा रहा है। उन जो जेंट्स हैं, लड़कियां तो आप जानते हैं उनका तो एक ही प्रयोग होता है, तो उनका प्रयोग किया जा रहा है। लेकिन जो पुरुष गायब किए जाते हैं, बच्चों से तो भीख मंगा ली जाती है, जो बड़े होते हैं उनकी किडनी गायब कर देते हैं, किडनी गायब, जो 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 भी जितने वाइटल पार्ट्स है सब बेच दिए जाते हैं। इसके बाद उनको एसिड में गला के उनका कंकाल निकाल के फॉरेन में बेचे जा रहे हैं। ये उसमें दिखाया गया है। तो कोई भी कहानी बनती है, कोई भी सीरियल बनता है या फिल्म बनती है, वो यूं ही नहीं बनती है। कुछ उनको कहीं से तथ्य मिलते हैं, उसके आधार पर ही ये सारी रचना की जाती है। तो इस प्रकार से मुझे कुछ ऐसा सौभाग्य मिला है कि मुझे उन लोगों का भी, उनसे भी वार्ता करने का अवसर मिला जो लोग कभी बंटवारे के समय पाकिस्तान से यहाँ आए थे, और उन लोगों से भी वार्ता करने का अवसर मिला जो कश्मीर में जब जेनोसाइड हुआ था वहां से जो बच के भाग के आए थे, मुझे उनसे भी बात करने का मौका मिला। तो हम ये देख रहे हैं, संभल आप देख लीजिए, संभल में क्या आबादी का रेशियो पहले था, क्या आबादी का रेशियो आज है, ये क्या हो रहा है। और मुझे तो बड़ा दुख इस बात का है और बड़ा अफसोस है उन नेताओं का जो वैसी टोपी लगा के उनके बगल में खड़े होकर जो भाषण देते हैं हिंदुओं के विरोध में। तो मुझे बड़ी उनकी बुद्धि पर, उनके ज्ञान पर, उनके विचार पर बड़ा तरस आता है कि हे ईश्वर, इनको सब बुद्धि दो, ये क्या कर रहे हैं। हमें किसी से शिकायत नहीं है, हमें अपने देश से किसी कौम को खत्म नहीं करना है, लेकिन हमें तो शांति से चैन से रहने दिया जाए। यदि आपको एक मुल्क दे दिया गया, हम आपको वहां डिस्टर्ब करने नहीं आ रहे हैं। वहां पे हिंदुओं की आबादी कितनी थी, आज कितनी रह गई है, हमारे यहाँ क्या आबादी थी उनकी, आज उनकी कितनी हो गई है। ये एक ज्वलंत प्रश्न है, एक विभीषिका है जो हमारे सामने मुंह बाए खड़ी हुई है, और हम आज भी उसी टुकड़े में बटे हुए हैं जो कभी मोहम्मद गौरी के जमाने में जो हुआ करता था, जिसमें कि जैसन जैसे लोग हुआ करते थे, जिन्होंने देश को गुलामी के मुहाने पे लाके खड़ा कर दिया, देश को गुलाम बना दिया, वही लोग आज भी ये काम कर रहे हैं। मैं, क्योंकि अवसर मिला है और ये एक ऐसा आपका चैनल है जिसे बहुत लोग देखेंगे, तो मैं इसका लाभ लेते हुए एक बहुत पुरानी बात मैं बताना चाहता हूँ कि एक बार हम लोग नेपाल का जो बॉर्डर है वहां पर एक जिला है, वहां मीटिंग करने गए थे। तो जब मीटिंग खत्म हुई तो वहां पर जो जिलाधिकारी थे उनको रोक लिया गया, बाकी सारे अधिकारी भेज दिए गए और उनसे पूछा गया कि जो नेपाल का जो बॉर्डर है, यहाँ जो गांव बने हुए हैं अगल सामने, ये यहाँ पर हमने सुना है कि मदरसे बना लिए गए हैं जिनमें कि विदेशी आतंकवादी आके रह रहे हैं। तो डीएम साहब, आप क्या यहाँ पर दबिश नहीं डालते हैं, कुछ कार्रवाई नहीं करते हैं। अब वो बयान मैं आपको बता रहा हूँ। डीएम साहब ने कहा कि मैंने यहाँ पर दबिश डाली, लोगों को अरेस्ट भी किया। बोले विद इन 2 और 3 डेज हमारे सूबे के मुख्यमंत्री यहाँ का दौरा करते हैं, हमारी मीटिंग करते हैं और हमसे कहते हैं कि इनका उत्पीड़न मत कीजिए। अब वो मुख्यमंत्री कौन रहे होंगे मैं नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन आप स्वयं समझ सकते हैं, और जो विद्वान जनता है जिसको जो मेरा ये वर्णन सुन रही है वो भी स्वयं समझ रही होगी कि जब इस तरीके से इन चीजों को इतने उच्च स्तर से राजनीतिक संरक्षण दिया जाएगा तो हमारा देश कहां जाएगा और हम कहां जाएंगे। सर बिल्कुल सही कह रहे हैं, पॉलिटिकल अपीजमेंट भी है, कोर्ट्स की तरफ से भी प्रोटेक्शन है, और इंटरनेशनल कम्युनिटी ने बोलना शुरू कर दिया कि यहां पर मुसलमानों को फ्रीडम नहीं है,
लड़कियां उठाने की, अभी तो फ्रीडम नहीं है तो इतनी लड़कियां उठाई जा रही हैं। अगर फ्रीडम दे दी जाए फिर तो वो वही काम करेंगे जो पिछले 75 सालों से करते आए। मुसलमान हमेशा ही हिंदुओं को उठाते रहे, गले काटते रहे, फोर्सफुल कन्वर्जन करते रहे और हम चुपके से देखते रहे क्योंकि हमें पता ही नहीं था। ये तो अभी सोशल मीडिया का जमाना है, मोदी जी आ गए हैं, इन चीजों को सामने लेकर आया गया है तो हमें पता लग रहा है, वरना पहले सब जो ये छुपकर ये काम होते थे। बट एनीवेज, मुद्दा बहुत ही संगीन है। हमारी गवर्नमेंट भी चुप है, कोर्ट्स तो उनके जिहादियों के साथ खड़ी हुई दिखाई देती है। पता नहीं क्या मजबूरी है, पैसे मिल जाते हैं कि उनके सामने नाचना शुरू कर देते हैं या कोई और पॉलिटिकल कंपल्शन है, आई डू नॉट नो, वो वक्त बताएगा। बट कहीं ना कहीं पूरे के पूरे सिस्टम में हम इंडिविजुअल्स भी इसमें इन्वॉल्व है कि हम अपने चुप्पी रख देते हैं, जिसके कारण ये काम बढ़ता जा रहा है। ऊपर से पुलिस उनके साथ है, कोर्ट्स उनके साथ है, पॉलिटिकल पार्टीज उनके साथ है और इंटरनेशनल कम्युनिटी भी उन्हीं के साथ है। हिंदुस्तान हमें नाम का मिला ये बोलकर कि हिंदू ये आपकी कंट्री है और हम अपने ही कंट्री में सेकंड ग्रेड सिटीजन बनकर रह गए, थैंक्स टू मोहम्मद गांधी एंड मोहम्मद नेहरू। तो ये दो मोहम्मदों के कारण हमें अपनी कंट्री ही नहीं मिली और धोखा दिया हम हिंदुओं को। और आज भी हमारी हिंदुओं की सरकार 1000 साल के बाद बनी, लेकिन इंसाफ हमें आज भी नहीं मिल रहा है। वो मैं उसको ये नहीं बोलूंगा कि मोदी जी की गलती है, मोदी जी भी क्या करें, 75 सालों में जो इतना गंदा सड़ा हुआ सिस्टम छोड़ के गया है कांग्रेस कि हम कुछ करना भी चाहे तो नहीं कर सकते। उसको उखाड़ कर फेंकने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, इसकी जड़ें बहुत नीचे तक मजबूत है। पर देखते हैं आगे क्या होता है। दिस वॉज अवेयरनेस वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू हु आर लिसनिंग टुडे कि मुद्दा बहुत बड़ा है, आज किसी और की लड़की के साथ हो रहा है, कल को कहीं आपके साथ ना हो। प्लीज बी अवेयर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग और इसके बारे में बात करनी जरूरी है। अपने कमेंट्स में आप प्लीज अपना मेंशन कीजिए कि व्हाट इज योर ओपिनियन, योर ओपिनियंस मैटर, और ऊपर गवर्नमेंट तक ये ओपिनियंस पहुंचाने का काम ये हमारा है। हमने आज ये मुद्दा रेज किया है, बता दिए किसी और चैनल के ऊपर, क्या किसी न्यूज चैनल ने इस मुद्दे को टच भी किया? किसी को फर्क ही नहीं पता। क्यों? सभी के मुंह पे एक ही आवाज है, सानू की। लेकिन मैं इवन जो भारत में नहीं रहता हूं तो भी मुझे दर्द है अपनी एक एक बहन के बेटियों के ऊपर कि भाई इनकी लाशें क्यों मिल रही हैं, इनको अगवा क्यों किया जा रहा है, इनको कन्वर्ट क्यों किया जा रहा है, इनसे धंधा करवाया जाता है। इज दिस व्हाट यू वांट? इन दरिंदों के हाथों में हमारी लड़कियां बिकती रहे। आपको याद होगा पार्टीशन के टाइम पर मेरी मदर मुझे बता रही थी कि हर घर के अंदर पेट्रोल की केनियां रखी जाती थी कि अगर मुसलमान तुम्हारे घर को अटैक करते हैं, उन लेडीज को बोल दिया जाता था सभी एक कमरे में चले जाइए, पेट्रोल छिड़क के अपने आप को आग लगा लेना, लेकिन इन दरिंदों के हाथों में नहीं आना। और आज वही चीज हमारी बेटियों के साथ होती जा रही है और हम बेशर्मी की तरह, बेशर्मों की तरह हम खुद चुप हैं, ना सरकार को कुछ बोलते हैं, ना इन दलों को कुछ बोलते हैं और ना खुद कुछ करते हैं। इसके लिए मुझे नहीं लगता कि हमें सरकार को बोलना चाहिए, हम खुद जिम्मेवार हैं इस चीज के लिए। ये आपका जो ओपिनियन है प्लीज मेंशन दैट आल्सो। शुक्ला जी, जितनी खूबसूरती के साथ आपने इस इतने घटिया मुद्दे को आपने कवर किया है, आई एम रियली थैंकफुल। आई कुड टच यू, आई कुड कॉल यू एंड होपफुली आगे भी हम ऐसे मुद्दों को जो सोशल वेलफेयर के मुद्दे हैं हम आगे भी लेके आते रहेंगे और लोगों को अवेयर करते रहेंगे कि हमारे साथ धोखा कैसे हुआ। थैंक यू फॉर जॉइनिंग टुडे। थैंक यू। जय श्री राम। थैंक यू। जय श्री राम।